नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे क्रैक कैस्टेड से। आप लोगों का जो भी हमारी वीडियो को इतना लाइक किए, सब्सक्राइब किए, चैनल को देख के ये लगा कि आप लोगों को इतिहास की भी क्लास पढ़ा देनी चाहिए, इतिहास का क्लास भी लेना चाहिए। एसएसटी के बच्चों का रिकमेंड था कि हाँ मैम एसएसटी का क्लास पढ़ाइए, एसएसटी के क्वेश्चन भी वीवीआईपी बताइए। तो इसलिए हम आपको लेके आए, आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एसएसटी की क्लास। सिलेबस तो आप लोगों को सर ने बताया ही है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इस सेशन में हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मेहरगढ़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ये है, यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ से स्त्रियां पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना तथा भेड़ बकरियां पालना सीखा। मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ से आयताकार तथा वर्गाकार घरों के अवशेष एवं कब्रों में शवों के साथ सामान मिलते हैं। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल ए और बी। ऑप्शन नंबर बी है केवल बी और सी। ऑप्शन नंबर सी है केवल ए और सी। ऑप्शन नंबर डी है ए, बी और सी तीनों। उत्तर सही होगा ए, बी और सी तीनों। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, पुरापाषाण काल को 3 भागों में आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी है, मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ऑप्शन नंबर सी है, भीमबेटका एक प्रसिद्ध पुरापाषाणिक आवास पुरा स्थल है। ऑप्शन नंबर डी है, इस काल में मनुष्य ने कृषि एवं अस्थायी निवास पूर्णतः प्रारंभ कर दिया था। उत्तर सही डी होगा, इस काल में मनुष्य ने कृषि एवं अस्थायी निवास से पूर्णतः प्रारंभ कर दिया था। कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है, पुरापाषाण काल की नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुर्ज होम के नवपाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ के लोग गर्तवास बनाकर रहते थे। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के स्थान मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ सिलबट्टा और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। बुर्ज होम के ठंड से बचने के लिए लोग गड्ढों में नीचे उतरने वाली सीढ़ियों वाले घर बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडुलिपियों और अभिलेखों में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, पांडुलिपियां केवल ताड़पत्रों पर तथा अभिलेख केवल लोहे पर लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी है, पांडुलिपियां प्रायः हाथ से ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी है, पांडुलिपियां केवल संस्कृत में हैं और अभिलेख केवल तमिल में। ऑप्शन नंबर डी है, कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। पांडुलिपियां प्रायः हाथ से ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पांडुलिपियां लैटिन शब्द से बना है। अभिलेख टिकाऊ कठोर सतह पर खोदे जाते थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल चूने के पत्थर से बने औजार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हुसंगी। ऑप्शन नंबर बी है करनूल गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी है चिराद। ऑप्शन नंबर डी है दाउजली हेडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, हुसुंगी। कर्नाटक में स्थित हुनसंगी से अधिकांश औजार चूने के पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राख के अवशेष निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं जिससे सिद्ध होता है कि लोग आग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी करनूल गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी कोहिल हवा। ऑप्शन नंबर बी सही है, करनूल गुफाएं।
आंध्र प्रदेश की कर्नूल गुफाओं से आग के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग आग जलाना सीख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ओजली हेडिंग पुरास्थल किस राज्य में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम। असम में द ओजली हेडिंग से खरल और मूसल जैसे औजार तथा जेडाइट पत्थर प्राप्त हुए हैं, जो चीन से आया होगा। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, नगरों को प्रायः 2 या अधिक भागों में बांटा गया था। पश्चिम भाग छोटा व ऊंचा तथा पूर्वी भाग निचला शहर था। ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की पकाई बहुत मजबूत थी और वे चिनाई इंटरलॉकिंग पैटर्न पर करते थे। ऑप्शन नंबर सी है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी सही है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से भलीभांति परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, क्वेश्चन हमें भी पढ़ने में गलती हुई है। यहाँ पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ढूंढना है आप लोगों को। तो हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसे कांस्य, वो लोग कांस्य से परिचित थे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। 2 है, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। 3 है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 और 3 तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3 तीनों। महान स्नानागार विशेष अवसरों पर विशिष्ट लोगों के स्नान के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी है लोथल। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी है रोपण। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल में एक बड़ा तालाब मिला है, जो बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था और जहां एक विशाल सभ्यता स्थल भी मिला है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी चौहदड़ो, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा 3 भागों में बटा था और यहाँ सफेद पत्थर पर बड़े अक्षरों में लिखा अभिलेख भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, फयांस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पत्थर है। ऑप्शन नंबर बी, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, जिसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी है, इसका प्रयोग केवल हथियार बनाने में होता था। ऑप्शन नंबर डी है, यह लोहे का एक आयत था। ऑप्शन नंबर बी, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, इसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद की रचनाएं लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्ति कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऋग्वेद में मुख्यतः 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। क्वेश्चन नंबर 14 है, महापाषाण कब्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, महापाषाण कब्र गांवों को चिन्हित करने के लिए लगाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी है, इनाम गांव एक महापाषाणिक स्थल है जो घोड़े नदी की सहायक नदी भीमा के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, कब्रों में 100 के साथ काले लाल मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में महापाषाण कब्रों की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनपद और महाजनपद के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए है मगध गिरिव्रज राजगृह राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी है वज्जी वैशाली राजधानी। ऑप्शन नंबर सी गांधार तक्षशिला राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी मगध की पहली राजधानी। ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी मगध की पहली राजधानी। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। कौशाम्बी वात्स्य महाजन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है महाजनपद काल में भाग क्या था। ऑप्शन नंबर ए राजा द्वारा लगाया गया सिंचाई कर। ऑप्शन नंबर बी उपज का 1/6वां हिस्सा जो किसानों से कर के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी है व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर डी है शिल्पकारों द्वारा दिया जाने वाला कर। उत्तर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उपज का 1/6वां हिस्सा जो किसानों से कर के रूप में लिया जाता था। अधिकांश लोग किसान थे, इसीलिए उपज का 1/6वां भाग के रूप में निर्धारित किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। ऑप्शन बी नंद वंश। ऑप्शन सी मौर्य वंश। ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर ए सही है हर्यक वंश। बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रतापी राजा थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर 18 वज्जी महाजनपद की शासन व्यवस्था कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए एक तंत्रीय। ऑप्शन नंबर बी गण या संघ शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सैनिक तानाशाही। ऑप्शन नंबर डी धर्माधिकारी शासन। ऑप्शन नंबर बी गण या संघ शासन प्रणाली। वज्जी में कई शासक होते थे जो मिलकर सभा में निर्णय लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 19 है उपनिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन नंबर बी इसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध की चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी गार्गी जैसी महिला विचारकों ने भी इसमें भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक साहित्य का भाग है जिसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 20 है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी उनकी मुख्य शिक्षा अहिंसा का कठोरता से पालन करना थी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए महावीर ने कठिन नियमों का उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पूर्व किसकी सहायता से की थी। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन और राजनीति का विस्तृत विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा और लिपि सामान्यता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा और खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा और आरामिक लिपि। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अशोक का धम्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए किसी देवता की पूजा या कर्मकांड करना। ऑप्शन नंबर बी बलि प्रथा को अनिवार्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी दया दान अहिंसा और माता पिता गुरुजनों का आदर करना। ऑप्शन नंबर डी है केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर सी सही है दया दान अहिंसा और माता पिता गुरुजनों का आदर करना। अशोक के धम्म में किसी विशेष पूर्व पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यह नैतिक आचार संहिता थी। क्वेश्चन नंबर 24 है धम्म महामत अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने किस उपदेश से की थी। ऑप्शन नंबर ए कर वसूलने के लिए। ऑप्शन बी स्थान स्थान पर जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी युद्ध लड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी अभिलेखों का अनुवादन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी स्थान स्थान पर जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य की रचना कहाँ आयोजित परिषदों में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए मुंदैर। ऑप्शन नंबर बी कावेरीपट्टम। ऑप्शन नंबर सी अरिकामेडु। ऑप्शन नंबर डी तंजौर। ऑप्शन नंबर ए मुंदैर। मदुरै। ऑप्शन नंबर ए है मदुरै। संगम कवियों का सम्मेलन मदुरै में हुआ था। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के मुवे दरा चोल चेर पांडव की जानकारी मिलती थी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण भारत के संगमकालीन शब्द मूवेंदरा में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए चोल, चेर और पांडव। ऑप्शन नंबर बी पल्लव, चालुक्य और राजपूत। ऑप्शन नंबर सी मौर्य, गुप्त और वर्धन। ऑप्शन नंबर डी सातवाहन, कुषाण वंश और शुंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, चोल, चेर और पांडव। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। चोल, चेर और पांडव राजाओं के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक कौन था जिसकी जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर बी सिमुक। ऑप्शन नंबर सी यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी हल। ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन शासकों में दक्षिण भारत के स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुषाण। ऑप्शन नंबर बी मौर्य। ऑप्शन नंबर सी गुप्त। ऑप्शन नंबर डी चोल। ऑप्शन नंबर ए कुषाण की प्रसिद्ध राजधानी पेशावर और मथुरा थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? नंबर ए संस्कृत। नंबर बी प्राकृत। नंबर सी पाली। नंबर डी तमिल। ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और उनकी महत्ता का काव्य रूप में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना किस काल में की थी? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल। ऑप्शन नंबर डी वर्धन काल। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने वृत्त की परिधि और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी है रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर सी है कालिदास। ऑप्शन नंबर डी है ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षचरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय बिताया। क्वेश्चन नंबर 33 है, चालुक्य राज्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना उनके दरबारी कवि डैश ने की थी? ऑप्शन नंबर ए रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी दांडी। ऑप्शन नंबर ए रवि कीर्ति की प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 34 है, पल्लवों की राजधानी क्या थी और उनका मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी है ऐहोल। ऑप्शन नंबर सी है मदुरै। ऑप्शन नंबर डी है तंजौर। ऑप्शन नंबर ए सही है कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ किस काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिस पर जंग नहीं लगता? ऑप्शन ए गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल। ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल। ऑप्शन नंबर डी सुल्तान काल। उत्तर सही ए है गुप्त काल। महरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासन का उल्लेख है जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चोल काल में उर और संभ क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है उर आम किसान की सभा ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा। ऑप्शन नंबर बी है उर राजा का दरबार सभा व्यापारियों का संघ। उर सैन्य दल सभा न्यायपीठ। ऑप्शन नंबर डी है दोनों एक ही संस्था के नाम थे। ऑप्शन नंबर ए सही है उर आम किसान की सभा और सभा ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा।
चोल काल में स्वायत्त स्थानीय प्रशासन बहुत समृद्ध था, जहां उर सामान्य ग्राम सभा तथा सभा ब्राह्मणों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, तंजावुर के प्रसिद्ध राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है प्रातक प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है कुलोतुंग। ऑप्शन नंबर ए सही है राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली के सुल्तान के संदर्भ में इक्ता और इक्तादार मुक्ति क्या था? ऑप्शन नंबर ए इक्ता भूमि क्षेत्र मुक्ति उस क्षेत्र का नायक सैनिक अधिकारी जो राजस्व वसूलता था। इक्ता सोने का सिक्का मुक्ति व्यापारी। ऑप्शन नंबर इक्ता सी है इक्ता एक प्रकार का कर मुक्ति कर अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी है इक्ता किला मुक्ति किलेदार। ऑप्शन नंबर ए सही है इक्ता भूमि क्षेत्र मुक्ति उस क्षेत्र का सैन्य नायक सैनिक अधिकारी जो राजस्व वसूलता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी, फिर भी 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, खरीफ फसल पर लगाए जाने वाले कर को अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या कहा जाता था, जो किसान की उपज का 50% होता था? ऑप्शन ए खराज, ऑप्शन नंबर बी ज़कात, ऑप्शन नंबर सी जजिया, ऑप्शन नंबर डी खम्स। ऑप्शन नंबर ए खराज। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर खराज, मवेशियों पर और घरों पर कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी फारस, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी चीन। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और रिहला नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल काल में मनसबदार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन नंबर ए ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें कोई सरकारी पद या ओहदा मिलता था। ऑप्शन नंबर बी केवल धार्मिक गुरुओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी केवल विदेशी व्यापारियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी केवल कर एकत्र करने वाले जमींदारों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें कोई सरकारी पद या ओहदा मिलता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुगल सम्राट अकबर की सुलह ए कुल की नीति का मूल विचार क्या था? ऑप्शन नंबर ए केवल इस्लाम धर्म का प्रचार, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव न करके न्याय शांति और दया के सिद्धांतों को अपनाना, ऑप्शन नंबर सी है सैनिक शक्तियों का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी है कर की दरों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव न करके न्याय शांति और दया के सिद्धांतों को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 44, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी फैजी, ऑप्शन नंबर सी बीरबल, ऑप्शन नंबर डी अबुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर ए सही है अबुल फजल। अकबरनामा 3 जिल्दों में है, जिसमें तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, जो अकबर के प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वास्तुकला की पियत्रा दूरा शैली का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर उत्कीर्ण संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर फूल पत्तियों वाले नमूने। ऑप्शन नंबर बी है गुंबद बनाने की तकनीक, ऑप्शन नंबर सी है मेहराब बनाने की तकनीक, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी पर नक्काशी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्कीर्ण संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर फूल पत्तियों वाले नमूने। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुगल स्थापत्य में चारबाग शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है बाबर और अकबर, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए सही है बाबर और अकबर।
शुरुआत हुआ था बाबर के काल में और अकबर और शाहजहां ने उसका विस्तार किया था। चार बाग चार समान भागों में बटे बगीचे होते थे जिन्हें नहरों द्वारा विभाजित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, अहोम राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है अहोम लोग 23वीं सदी में वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। ऑप्शन नंबर बी है अहोम समाज कुलों में बटा था जिन्हें खेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी है अहोम राज्य बेगार बधुआ मजदूर पर निर्भर था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। अहोम ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और बुरंजी नामक ऐसी ऐतिहासिक कृतियां लिखी। क्वेश्चन नंबर 48 है गंडकंडका के गोंड साम्राज्य की प्रसिद्ध रानी कौन थी जिन्होंने अकबर की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था? ऑप्शन नंबर ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर डी चांद बीबी। ऑप्शन नंबर ए सही है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला और आसफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई। क्वेश्चन नंबर 49 है 22वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बसवेश्वर, अल्लामा प्रभु और अक्का देवी। ऑप्शन नंबर बी है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है रामानुज, ऑप्शन नंबर डी है कबीर। ऑप्शन नंबर ए सही है बसवेश्वर, अल्लाम प्रभु और अक्कम महादेवी। वीर शैव ने सभी मनुष्यों की समानता और जाति तथा नारी के प्रति भेदभाव का पूरे जोर से विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 50 है सूफी संतों की बैठकों के स्थल को क्या कहा जाता था जहां वे आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे? ऑप्शन नंबर ए खानकाह, ऑप्शन नंबर बी है दरगाह, ऑप्शन नंबर सी है सिलसिला, ऑप्शन नंबर डी मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए खानकाह सूफी संतों का प्रमुख केंद्र होता था जहां भक्तगण एवं आम लोग मार्गदर्शन हेतु एकत्र होते थे। ठीक है, आज आप लोगों को बस ये 50 क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इस क्या कहते हैं कमेंट लाइक सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देते हैं। अगर आप लोगों को ये सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स चाहिए तो आप 993555233329 पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ये सभी सब्जेक्ट का PDF आप लोगों को मिल जाएगा बस 99 रुपीज़ में। आप लोगों को एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 9935523329 पे आप लोग मैसेज करेंगे और क्या कहते हैं आप लोगों को बस 99 रुपीज़ में सिर्फ 99 रुपीज़ में पूरा क्या कहते हैं CTET का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। CTET पेपर 1, CTET पेपर 2, CTET पेपर 1 का नोट 99, CTET पेपर 2 का नोट्स 99, मैथ साइंस SST सारे नोट्स आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप लोग हमें इतना आप लोग सारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।